सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो जो ये आप बुक देख रहे हैं ना, इसमें क्या किया गया है, बिहार में जो जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। और हम सभी क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। और अभी हम चल रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह से और भी कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने क्या करेंगे, एक रखने का कोशिश करेंगे, ताकि आप उसको क्या करें, अच्छे तरीके से आपको रिवीजन होते चले और भूलने का चांस थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आते हैं, इसका ये हुआ, आगे बढ़ो, तो वो ऐसे ही होते जाएगा। फिर कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना सेट बना लीजिए, कोई फायदा नहीं होता है जब तक आप उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हैं निचोड़ करके। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा शासक के काल में हुआ था। जो इब्न बतूता जो था, अब ये इब्न बतूता सबसे पहले आप देख लेते हैं कि ये कौन था। ठीक है। इब्न बतूता, हम इब्न बतूता ही बोलते हैं, ठीक लगता है हमें बोलने में। ठीक है। अब इब्न बतूता क्या था, एक यात्री था। तो ये कहाँ का यात्री था, तो कहिएगा कि ये मोरक्को का यात्री था। तो मोरक्को अभी पड़ता कहाँ है, तो कहिएगा कि ये अफ्रीका में पड़ता है। तो आप पूछिएगा कि किसके शासनकाल में आया था, पूछिएगा नहीं। तो ये शासन काल में आया था किसके, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आता है। ठीक है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से संबंधित है, तो कहिएगा कि ये तुगलक वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, तो ये तुगलक वंश से संबंधित है। तो आप ये पूछिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ये बन जाते हैं कि ये तुगलक वंश जो है, ये तुगलक वंश कौन से वंश के बाद आता है। तो हम अभी बताते चलते हैं कि तुगलक वंश कौन से वंश के बाद आता है। सो ठीक है। अब ये तुगलक वंश जो था, जैसे में अब हम बताते क्या है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश शासन किए थे। तो दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किए थे, सल्तनत पर, तो ये कौन कौन वंश जो थे वो देख लेते हैं। पहला है गुलाम वंश। ठीक है। ये गुलाम वंश क्या करता है, दिल्ली पर राज करता है। फिर उसके बाद में खिलजी वंश राज करता है। ठीक है। खिलजी वंश राज करता है। फिर उसके बाद में तुगलक वंश, फिर उसके बाद में सैयद वंश। ठीक है। अब ये सैयद वंश, फिर उसके बाद में जो लास्ट वंश है वो क्या है, लोधी वंश है। अब देखिएगा, जब जानकारियां बताते चले हैं, जब यहाँ तक छेड़ दिए हैं, तो हम अच्छे तरीके से बता देते हैं। अब ये जो आप कितने वंश देखे, यहाँ पे आप जैसे मैं 5 वंश देखा, तो 5 वंश में से जो 4 वंश जो थे, ये कहाँ थे, ये तुर्क थे। यानी तुर्क के ये क्या थे, ये अमीर लोग थे। ठीक है। ये तुर्क के क्या थे, ये अमीर थे। लेकिन ये जो था, ये लोधी वंश जो था, ये लोधी वंश कहा था, ये अफगान था। ठीक है। ये जो था, ये क्या था, अफगान था। अब आप बताइएगा, ये तुगलक वंश जो है, ये तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबा वंश है। ठीक है। यानी सबसे ज्यादा समय तक ये क्या करता है, शासन करता है। तो हम अभी लिख देते हैं कि पहले कौन कौन शासन करता है, कब से कब तक करता है, सो ताकि आपको क्लियर होते चलेगा। ठीक है। ये गुलाम वंश की अगर बात करते हैं, तो ये 1206 ईस्वी में बैठता है गद्दी पर। और फिर उसके बाद में 1290 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, शासन खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में 1290 ईस्वी में कब कौन होगा, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश कितने वर्ष में, 1320 ईस्वी में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मात्र 30 साल ये शासन करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में यही 1320 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठता है, यही गयासुद्दीन तुगलक जो होता है, क्या करता है, स्थापना करता है। और 1320 ईस्वी के बाद में 1412 ईस्वी तक क्या करता है, ये रहता है। फिर उसके बाद में सैयद वंश जो है, ये 1412 से 1451 ईस्वी तक क्या करता है, रहता है। और फिर यही 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक की कौन रहता है, लोधी वंश। जिसमें से आप पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं ना, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोधी की क्या होती है, हार होती है, और बाबर का क्या होता है, जीत होता है। फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य का वहीं से क्या होता है, आरंभ होता है। ठीक है। तो वो चीज तो कहानियां बाद में आती चलेगी। तो अभी यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे अभी देखते चलते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो कहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, उस समय शासन कर रहा था। ये कौन से वंश से संबंधित है, तो तुगलक वंश से संबंधित है। तो अब हम देख लेते हैं तुगलक वंश की जो कहानियां हैं, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भूले नहीं, आपको ज्यादा दिन तक क्या हो सके, याद हो सके। तो थोड़ा सा हम इसे मिटा लेते हैं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। पढ़ने के लिए तो काफी बच्चे पढ़ते हैं, बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम जो आपको पता ही है। अब देखिएगा, ये तुगलक वंश की अगर हम कहानियां देखते हैं, तो ये तुगलक वंश कौन था, जो कैसे कैसे ये आता है सत्ता में, जो ठीक है। इस तरफ अभी हमने देखा, ये कौन सा है, खिलजी वंश है। ठीक है। अब ये खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, ये मुबारक खिलजी था। ठीक है। ये कौन सा था, ये मुबारक खिलजी था। अब ये मुबारक खिलजी को क्या करता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक है, कौन, नहीं बुरा होगा शायद, तो हम अभी दूसरा लेते हैं। ठीक है। ये
ये कौन है? ये गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है। अब ये गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि इसको लपेट देता है, तुगलक, ये किसको लपेट देता है? तो यही गयासुद्दीन तुगलक जो है, यही मुबारक खिलजी को क्या कर देता है? मार देता है। और मारने के बाद में एक वंश का स्थापना करता है, वो वंश का नाम क्या होता है? ये तुगलक वंश नाम होता है। क्लियर हो गया? अब तो आप कह सकते हैं ना कि ये स्थापना किसने किया? तो ये स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये स्थापना कौन कर रहा है? तो यही तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब ये क्या था, खिलजी वंश में ये सेनापति के रूप में या राजपाल के रूप में भी ये काम किया था। ठीक है, ये कौन काम किया था? तो ये काम किया था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जब राजपाल, जब खिलजी वंश में ये सेना अध्यक्षों के रूप में काम करता था, तो ये वहां कहां का राजपाल था? तो दीपालपुर का ये राजपाल था। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ये कौन गयासुद्दीन तुगलक जो था, ये खिलजी वंश के समय कहां का राजपाल था? तो कहां का राजपाल है? तो यही दीपालपुर का राजपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि जैसे में उस समय क्या होता है ना कि उस समय तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं। जब इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं तो मेन पैसा का साधन क्या है? पैसा का तो साधन मेन है कृषि से, जितना हम ज्यादा मात्रा में उपजाएंगे वही हमारा साधन है, या व्यापार करेंगे उसके बाद में। फिर तो इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले काम क्या करता है कि कृषि को जिसमें ज्यादा उपजाने के लिए इसने क्या करता है कि नहर की व्यवस्था करवाता है। तो नहर का व्यवस्था करवाता है, यानी नहर खुदवाता है, यानी नहर खुदवाने का प्रथम प्रयास कौन कर रहा है? दिल्ली सल्तनत में। तो ये प्रथम प्रयास गयासुद्दीन तुगलक कर रहा है। क्यों? ताकि हम कृषि को क्या कर सके? सुधार सके। और कृषि को सुधार सके, फिर उसके बाद में हमको उपज ज्यादा होगा, फिर उसके बाद टैक्स बढ़ेंगे। तो ये पूछा जाएगा कि नहर की शुरुआत करने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? तो प्रथम सुल्तान यही है, गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये गयासुद्दीन तुगलक जो है, ये गयासुद्दीन तुगलक फिर बाद में क्या करता है, जो आगे हम देखते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन सा आता है जो देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में ये आता है कौन? तो इस तरफ हम लिख देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ठीक है, तुगलक। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? ये पौत्र है। ठीक है, यानी पुत्र है। ये किसका पुत्र है? गयासुद्दीन तुगलक का। इसके बाद में ये जौना खा का क्या करता है? उपाधि धारण करता है। किसका? जौना खा का ये उपाधि धारण करता है। और जौना खा का उपाधि धारण करता है। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या है? पढ़ा लिखा ये सुल्तान है। अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन है, तो यही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान की अगर बात कर सकते हैं तो यही मोहम्मद बिन तुगलक है। अभी इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि ये 10 से 15 साल की जो भविष्य जो थी वो पहले ही सोच सकता था कि इसके बाद क्या होंगे, 10 से 15 साल के बाद क्या होंगे। तो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वही तो सोच पाएगा ना कि 10 से 15 साल के बाद क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो था 10 से 15 साल की बातों को पहले आंक लेता था कि ये चीज होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले प्रयोग भी तो करेगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा प्रयोग करेगा। तो ज्यादा प्रयोग करने के बाद में ये सबसे ज्यादा पूछा था कि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि इसमें सबसे पहले, जैसे में दोआब का अर्थ समझते हैं, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। तो इसका अगर प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो था ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला इसका प्रयोग था दोआब में कर वृद्धि। ठीक है, दोआब में क्या? कर को वृद्धि कर देता है। अब जब दोआब में कर वृद्धि क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जैसे ही हम इस क्षेत्र में कर को वृद्धि करेंगे, तब कर को वृद्धि करेंगे तो वहां पे जो किसान होंगे तो किसानों को क्या होगा कि जैसे दोआब में कर वृद्धि क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों तरफ से पानी का साधन है। ठीक है, यहाँ पे से इधर से भी पानी आएगा, इधर से भी पानी आएगा, इधर से भी पानी आएगा। यहाँ पे यानी जो इस क्षेत्र में जो जो अनाज उपजेंगे वो काफी मात्रा में उपजेंगे। जब काफी मात्रा में उपजेंगे तो क्या हम यहाँ पे टैक्स बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत है? तो एक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा मात्रा में तो अनाज उपज ही रहा है। और जहां पे नहीं उपज रहा है वहां पे हम टैक्स बढ़ा देंगे। तब आप ये वाला सुने नहीं कि जितना के निमकी न उतना के चिमकी वाला हिसाब कर देला। ठीक है, तो जितना के निमकी न उतना के चिमकी वाला समझ रहे हैं। इसका मतलब जितना के तुम अनाज नहीं उपजाओगे उतना से ज्यादा तुम टैक्स ले लोगे। जब उतना ज्यादा टैक्स लोगे तो क्या देगा कोई? तो कोई नहीं देगा। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे जब उपज रहे हैं तो यहाँ पे तो उपज रहे हैं तो लोग तो देंगे ही हैं। ठीक है, तो दोआब में कर वृद्धि सबसे पहले करता है। और दोआब में कर वृद्धि करने के बाद में क्या करता है कि इसने अपना राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन क्यों करता है? तो यही पूछेगा।
तो राजधानी परिवर्तन करने का कारण होता है क्योंकि जो दिल्ली के जो लोग जो थे ये अपमानजनक बातें किया करते थे। किससे? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक से। एक लेटर लिख दिया करता था अपमानजनक, ठीक है, और किसके पास भेज देता था? तो यही किसके पास में? यही मोहम्मद बिन तुगलक के पास में भेज देता था। इस चीज से काफी खफा था। अब ऐसा नहीं कि एक आध दो, काफी संख्या में भेजा जाता था। इस चीज से काफी खफा था, तो इसने सोचा कि ठहरो बेटा, तुम लोग को ना हम सिखाते हैं कि क्या होता है जो मजा। तो इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां कर लिया? तो दिल्ली से दौलताबाद में कर लिया, ठीक है, ये दौलताबाद में कर लिया। अब ये दौलताबाद में जब करता है तो अब सोच सकते हैं कि एक 1500 किलोमीटर, यहां से दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी परिवर्तन कीजिएगा तो क्या राजा को कुछ करना पड़ता है क्या? उसको ढोना पड़ेगा सामान? अरे सब तो होगा तो उसका आदमी ढोएगा। राजा तो आराम से बैठ के हाथी पर बैठेगा, एकदम वहीं पे उठेगा, ठीक है। और जो आसपास में जो जनता जाएगा, कुछ जनता भी तो जाएगा, कुछ जनता को भी तो बस आया जाएगा, ठीक है। तो उस दरम्यान में काफी ज्यादा संख्या में लोग हताहत हुए, मारे भी गए, क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर हवाई जहाज तो उस टाइम तो था नहीं, लोग पैदल ही यात्रा करते होंगे। जब पैदल यात्रा करेंगे तो ना खाने का व्यवस्था, ना पीने का व्यवस्था, जो मिला जो खाया पिया, आगे बढ़ते गया। 1500 किलोमीटर दूरी जाना कोई सहज बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो जाता है, फिर उसके बाद में 6 साल के बाद में क्या होता है कि अपने राजधानी को फिर दिल्ली कर लेता है, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन कहां से कहां करता है? तो दिल्ली से लिख देते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद में। दिल्ली से कहां पे? ये दौलताबाद में। ये दिल्ली से कहां करता है? दौलताबाद में करता है। यहां तक तो कोई दिक्कत? तो कोई है कि कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज्यादा प्रमुख क्या था कि सबसे ज्यादा प्रमुख यह था कि इसी के समय में, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यही मोरक्को का व्यक्ति कौन है? तो यही मोरक्को का व्यक्ति है इब्न तुत्ता। इब्न तुत्ता। और ये इब्न तुत्ता क्या करता है कि ये आता है, ठीक है। अब ये आता है, फिर उसके बाद में इसको दिल्ली का काजी, काजी कहने का मतलब कि न्यायाधीश इसको बना देता है। कौन बना देता है? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर उसके बाद में 1342 ईस्वी में क्या होता है कि इसको अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा जाता है। कहां पे? ये राजदूत बना करके चीन भी भेज दिया जाता है। किसको? ये इब्न तुत्ता को। अब ये इब्न तुत्ता एक पुस्तक लिखता है। वो पुस्तक क्या था? उस पुस्तक के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इसका पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। यानी रेहला में ये सब बातें बताता है। अब जैसे ही, अब क्या देखिएगा, अब एक कहानी बताते हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद में क्या होता है? ये रेहला क्या होता है? पुस्तक लिखता है। फिर उसके बाद में गुजरात में एक दंगा होता है, यानी कि विद्रोह होता है। और विद्रोह को दबाने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक है सिंध चला जाता है। और सिंध जाने के क्रम थट्टा नामक स्थान पर, कहां पे? ये थट्टा, ठीक है, अभी ये बताते हैं, ठीक है। कहां पे? ये थट्टा पर क्या होता है? थट्टा, थट्टा नामक स्थान पर क्या होता है कि मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु हो जाता है? तो कहिए कि 1351 ईस्वी में किसका मृत्यु हो जाता है? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। अब ये व्यक्ति तो अब जाता है, अपना घर पे जाता है। कहां पे? वहां पे अफ्रीका में। तो जैसे में आप भी घर पे आते होंगे तब पूछते होंगे ना, जैसे में बाहर के लोग जब काम करके आते होंगे तब पूछते होंगे, का केली, का केली। तब यही व्यक्ति यहां से आता है। कहां से आता है? ये यहाँ इंडिया से गया अपना घर पे, तो पूछा कि ए काकेली, काकेली, काकेली। तो इन्होंने दो चीज को आश्चर्य बात बताया। इन्होंने दो चीज को आश्चर्य बात क्या बताया? ये कि जाना ही कि जैसे में वहां एक ना एक पत्ता है, अपना भाषा में बोलता होगा, अब किस तरह से बोलता लगता है, हम अपने भाषा में बता रहे हैं कि वहां ना एक ठो पत्ता है, ठीक है। वो पान के पत्ता, जैसे हम लोग पान का पत्ता जो खाते हैं, जैसे पान खाते हैं तो मुंह से क्या होता है? जैसे हम खून जैसा लाल लाल हो जाता है। तो इस चीज को ये कौन? ये इब्न तुता देख करके काफी आश्चर्यचकित था कि अरे यार ये क्या चीज है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। एकदम खून जैसा लाल हो जाता है, मुंह से खून आने लगता है, जैसा एक होता है ये पत्ता खाने से। तो ये पान का पत्ता देख करके काफी ज्यादा आश्चर्यचकित था। तो यही बात जो होता था अपने साथी लोग को सुनाता था। कब? वहां जाकर के मोरक्को में। फिर उसके बाद में जो नारियल के जो पेड़ थे ना, ये नारियल के पेड़ तो अब वहां पे है, तो वहां नारियल के पेड़ में क्या होते हैं कि अब नारियल है तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो ये उससे भी आश्चर्यचकित है कि कैसे ऊपर पानी चढ़ जाता है। ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित था। फिर जो भारत की डाक व्यवस्था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये तो खैर तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर डाक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये डाक व्यवस्था, यानी डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी कौन देता है? तो यही विस्तृत जानकारी की अगर बात करते हैं तो यही कौन देता है? यही देता है इब्न तुता। इब्न तुता कौन देता है? तो यही इब्न तुता देता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े? तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे जो लिखने वाले हैं वो आगे बताते हैं। अब देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आता है सो देख लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक जो क्या करता है कि ये, अब देख ले, पहले तो लिख देते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये फिरोज शाह तुगलक कब बन जाता है, तो यानी 1351 ईस्वी में ये बन जाएगा और 1388 ईस्वी तक ये रहता है। तो डेट तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, डेट बिल्कुल नहीं याद कीजिएगा। अगर कोई बच्चा डेट को लेकर के सोचते हैं कि यार डेट पढ़ लेते हैं, तो खैर इस ऐसे कंप्लीट बिल्कुल नहीं होने वाला है हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ये फिरोज शाह तुगलक जो था, ये फिरोज शाह तुगलक जो क्या करता था कि ये बगानों का काफी ज्यादा शौकीन था, यानी काफी ज्यादा शौकीनिया व्यक्ति था, ठीक है। शौकीनिया व्यक्ति था, कहा तो जाता है ये भी कि इसके पास में दासों की संख्या सर्वाधिक था। ये कहा जाता है कि इसके पास में दास, जिसमें नौकरवत की अब हम बात कर रहे हैं, दास की संख्या की बात करते हैं तो 1,80,000 था, ठीक है। तो दासों का जो रख रखाव के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो विभाग को बनाने के लिए चाहिए ना। तो एक दासों का विभाग बनाया गया था, दीवान ए बंदगान। तो पूछेगा कि दीवान ए बंदगान का स्थापना किसने किया, तो दीवान ए बंदगान का स्थापना कौन करता है, तो यही फिरोज शाह तुगलक करता है। और ये जो जैसे में गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, छोटी छोटी जो गरीब बच्चियों होती थी, मुस्लिम बच्चियों की शादी करने की बात होती थी, तो उसके लिए भी ये दान दिया करता था। तो उसके लिए एक विभाग का स्थापना किया था, वो विभाग का स्थापना किया था दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, ठीक है। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात की पूछेगा कि दीवान ए खैरात का स्थापना किसने किया था, तो दीवान ए खैरात का स्थापना कौन कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक कर रहा है। ये दीवान ए खैरात क्या था, तो ये दान विभाग था, ठीक है। ये दान विभाग, ये किससे था, ये दासों से संबंधित था, ठीक है। अब एक चीज हमने क्या किया कि एक चीज उसके पहले हमने नहीं बताया, वो बता देते हैं क्या, कि जैसे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही हम बता देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या करता है ना कि कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करता है कि एक विभाग का गठन करता है, ठीक है। कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए भी एक विभाग का गठन करता है, ठीक है। उस विभाग का नाम क्या है, दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। उस विभाग का नाम क्या है, दीवान ए अमीर ए कोही। तो पूछेगा कि दीवान ए अमीर ए कोई किससे संबंधित है, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। तो इसका स्थापना कौन कर रहा है, तो इसका स्थापना कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है। और अभी हमने ये देखा दीवान ए बंदगान किससे, दास बला से संबंधित है, कौन किया है, तो यही फिरोज शाह तुगलक ने किया है। फिर उसके बाद दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात का स्थापना कौन किया है, तो यही किसने किया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया है, ठीक है। अब एक था दारुल सफा, ठीक है। ये दारुल सफा, ये दारुल सफा क्या था, ये भी पूछा जाता है। तो दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल था, जिसमें कोई व्यक्ति, बच्चे गरीब थे या जो भी गरीब है, जो पैसा नहीं दे सकता है, तो वो यहाँ पे जा करके फ्री में क्या कर सकता है, इलाज करवा सकता है। ये अस्पताल था, ठीक है, अस्पताल, ये खैराती अस्पताल था। अब एक था क्या, दारुल हर्फ, ठीक है, ये दारुल हर्फ, ठीक है, इसको दारुल हर्फ कर देते हैं, ठीक है। ये क्या था ना, दारुल हर्फ क्या था, ये जैसे में क्या था ना कि ये जैसे में क्या था बताते हैं कि ये जो नहर की व्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो नहर की व्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो नहर की व्यवस्था सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, तो इसके शासनकाल में, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या होता है कि नहरों का जाल सा बिछा दिया जाता है। क्यों ऐसा कर रहा है सब सुल्तान, ताकि जितना ज्यादा पटाई होगा बढ़िया से, तो उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, कृषि होगा, कृषि होगा तो फिर उसके बाद में उपज अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो हमको टैक्स लोग ज्यादा देंगे। तो इसी के लिए ये सिंचाई के लिए क्या करता था, यानी अलग से 1/10 को कर लेता था, ठीक है। उसी को क्या बोला गया, दारुल हर्फ, ठीक है। यानी 1/10 जो सिंचाई कर था, ये क्या था, ये सिंचाई कर था, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1388 ईस्वी में इस व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। फिर मृत्यु हो जाता है तो नसीरुद्दीन महमूद जो है, तो इसका पूछा जाता है क्या कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक की अगर बात करते हैं, तो अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन फिर क्या हो जाएगा, तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक इसका क्या है, ये अंतिम शासक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये कब बनता है, तो 1300 कितना से लेकर 1300 लगभग 92 से लेकर के
ये 1412 ईस्वी तक ये रहता है। और 1398 ईस्वी में क्या होता है कि तैमूर का क्या होता है, आक्रमण होता है। ये तब पूछेगा कि ये तैमूर का आक्रमण कब होता है, तैमूर लंग का आक्रमण, तो ये 1398 ईस्वी में, जिसके बाद से तुगलक वंश को क्या कर दिया है, खत्म हो जाता है, यानी तितर बितर हो जाता है। फिर इसके बाद में कौन सा वंश स्थापित होगा, यही दिल्ली पर, तो यही सैयद वंश स्थापित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको पूरी तरह से जानकारी। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। अब देखिएगा, रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा कहानियां हम देख लेते हैं। ये रामानुजाचार्य की अगर बात करते हैं तो ये रामानुजाचार्य जो थे, ये दक्षिण भारत में किसके, कहां पे, तो ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के क्या थे, यही प्रणेता थे। अगर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को जन्म देने वाले की बात करते हैं तो यही कौन थे, ये रामानुजाचार्य है। ठीक है, अब ये भक्ति आंदोलन को क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं। तो आप पूछिएगा कि ठीक है, यहां तक तो हम समझ रहे हैं, और कुछ बात बताइए। तो ये रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो इन्हें दक्षिण भारत में किसका अवतार माना जाता है, तो इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। यानी विष्णु का अवतार कहने का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कहा क्या कहा कि इन्होंने जो, जैसे में अभी हम और आप क्या होते हैं कि सगुन व्यवस्था के वाले लोग हैं, यानी सगुन विचारधारे वाले लोग हैं। सगुन विचारधारे वाले का मतलब क्या होता है, एक होता है विचारधारा सगुन और एक होता है निर्गुण। अब ये निर्गुण और सगुन क्या होता है, जैसे में क्या होता है ना कि हम और आप क्या करते हैं कि एक किसी चीज का रूप, जैसे में हमने बोला कि राम को, तो राम को एक हमने आकृति दे दिया है, ठीक है, और उसी को आकृति को हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो जैसे में सगुन विचारधारा के जो व्यक्ति होंगे, जो पूजा करेंगे तो किसी मूर्ति को पूजा करेंगे तो एक निश्चित आकार देकर के पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर निर्गुण की बात कर रहे हैं तो जिसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे में आप गुरु गोविंद सिंह की जो आप धर्म जो है, सिख धर्म को देखिए, वो निर्गुण आकार का है। मुस्लिम धर्म को देखिएगा तो वो निर्गुण आकार का है, उसके कोई आकार नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो निर्गुणाकार है। लेकिन ये जो व्यक्ति थे रामानुजाचार्य, ये सगुण आकार के व्यक्ति थे। इन्हें ये किनके अवतार माने जाते हैं, तो ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सभी धर्मों को क्या करता है कि ये पाठ पढ़ाता है, यानी सभी धर्मों के लोग को क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करते हैं कि ज्ञान देते हैं। और इन्हीं का एक चेला है रामानंद है। इन्हीं का चेला कौन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चेला, उग नहीं रहा, इसको अच्छा से उगाते हैं। इन्हीं का चेला कौन है, तो इनका चेला की अगर बात करते हैं तो इनका चेला कौन है, तो यही रामानंद है। अब ये रामानंद जो है ये राम के भक्त हैं। किसके भक्त हैं, ये राम के भक्त हैं। अब ये रामानंद को क्या कहा जाता है कि अब इसका मत के बारे में अगर देख लेते हैं, इनका मत की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक मत दिया था। ये मत क्या था, विशिष्टाद्वैतावाद। तो पूछेगा क्या कि विशिष्टाद्वैतावाद मत किसने दिया था, तो विशिष्टाद्वैतावाद अगर मत की हम बात करते हैं तो ये कौन से व्यक्ति दे रहे हैं, तो यही रामानुजाचार्य व्यक्ति दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमने क्या बोला, ये रामानंद राम के क्या थे, ये भक्त थे। ठीक है, अब इसको थोड़ा उग नहीं रहा। अब जब राम के ये व्यक्ति भक्त थे, तो राम के भक्त थे, तो ये जो थे ये कौन से आकार के व्यक्ति होंगे, ये भी तो सगुण आकार के व्यक्ति होंगे। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि राम, जैसे में हिंदू धर्म में अधिकतर क्या होते हैं कि ये सगुण आकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवान को एक रूप दिया गया है। ठीक है, यानी सगुण आकार के व्यक्ति थे। अब ये रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले व्यक्ति कौन है, तो यही रामानंद है। अब दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो रामानुजाचार्य। अगर ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर भारत में लाने वाले व्यक्ति कौन है, तो यही रामानंद है। इन जिसमें सब व्यक्ति जो थे ये संस्कृत में भाषण दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। लेकिन ये रामानंद जो थे, ये प्रथम व्यक्ति हैं जो हिंदी में क्या करते हैं, उपदेश देते हैं अपने जो लोगों को, जो उनको चेला चपटिया थे, उनको हिंदी में ये बात सिखाते हैं। अब यही रामानंद की अगर बात करते हैं तो जैसे में आप कबीर की अगर बात करते हैं, जैसे में इनका चेला की अगर बात करते हैं तो इनका चेला, जैसे में आप कबीर के बारे में जा रहे हैं तो ये कबीर जो है, ये कबीर किनका चेला है, तो यही कबीर रामानंद का चेला है। देखिएगा कंप्लीट हो रहा है ना। फिर उसके बाद में आप रैदास के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये रैदास, तो रैदास किनका चेला है, ठीक है, तो ये रैदास किनका चेला है, तो यही रामानंद का चेला है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको बन सकते हैं। देखिए, रामानुजाचार्य का चेला कौन, रामानंद, और रामानंद का चेला कौन, कबीर, रैदास। ऐसा कितना चेला था, तो 12 गो चेला था। तो क्या सभी को हमको पढ़ना है, नहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही हमको पढ़ना है। ठीक है,
अब देखिएगा कबीर के बारे में कुछ पूछा जाता है कि कबीर जो पुस्तक लिखे थे वो पुस्तक को पूछा जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं ताकि देखिएगा हमने यहाँ तक क्यों खींच करके लेके आया है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रिवीजन हो सके। ठीक है, अब ये पुस्तक की बात करते हैं तो इनका पुस्तक क्या था, सखी, फिर उसके बाद में सवद, फिर उसके बाद में मंगल, फिर उसके बाद में रेखताल, ये सब जो था ये सब किनका पुस्तक है, तो यही कबीर का पुस्तक है। ठीक है, ये कबीर वही व्यक्ति हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, भगवान का विरोध करते हैं। इन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि आपको घर को त्याग करना पड़ेगा, आप गृहस्थ जीवन से भी आपको क्या कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को कर सकते हैं, यानी शादी विवाह करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन जो था आपको जवाब मिल गया होगा। क्वेश्चन में क्या था, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विशिष्टाद्वैतवाद से। देखिएगा आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखा पढ़ रहा है वहां पे क्या बताया गया है, जो ऑप्शन में आप देखिए विशिष्टाद्वैतवाद, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सल्तनत काल आरंभ कब से होता है, तो अभी हमने देखा कि 1290 ईस्वी में कौन सा वंश आरंभ हो रहा है, तो वो ये कि गुलाम वंश। ठीक है, अब ये गुलाम वंश 1290 में तो स्टार्ट होता है, लेकिन सॉरी 1206 में तो स्टार्ट होता है, अब ये 1290 में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ये गुलाम वंश। फिर उसके बाद में खिलजी वंश की अगर बात करते हैं तो ये खिलजी वंश। ठीक है, अब ये खिलजी वंश कितना 1290 में स्टार्ट होता है और 1320 ईस्वी में क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में कौन सा वंश आता है, तो क्या कि तुगलक वंश, जो अभी हमने पढ़ा तुगलक वंश। अब ये तुगलक वंश कब स्टार्ट होता है, तो 1320 से स्टार्ट होता है और 1412 ईस्वी में क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में कौन सा वंश आता है, तो सैयद वंश बोलिएगा। ये सैयद वंश कब होता है, तो 1412 ईस्वी में स्टार्ट होता है, 1451 ईस्वी में ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर उसी के बाद में क्या बोलते हैं, तो लोधी वंश की बात करते हैं, तो लोधी वंश 1451 ईस्वी में स्टार्ट होता है, 1526 ईस्वी में खत्म हो जाता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसके पहले भी हमने बताया था कि ये जो आप वंश देख रहे हैं, ऊपर का जो कितना वंश देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 वंश जो है, ये चारों के चारों वंश कहाँ है, ये तुर्क से है। कहां से है, ये तुर्क से है। ठीक है, ये 3 गो ही है। ठीक है, ये कहां से कहां है, ये वंश ये तुर्क से संबंधित है। अब ये जब तुर्क से संबंधित है तो तुर्क के अमीर से ही संबंधित है। ठीक है, यानी तुर्क के अमीर लोग ही थे। ठीक है, एक वर्ग था, एक जैसे में अभी क्या होता है कि एक वर्ग होते हैं, तो वो तुर्क के अमीर जो थे ये क्या था, एक वर्ग था। और ऑप्शन में जो अब दिया गया है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो कहां के थे, ये तुर्क थे। यानी समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे हमें बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा। आगे बोला गया है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा फतेहपुर सीकरी का स्थापना की अगर बात करते हैं तो यही फतेहपुर सीकरी की अगर बात करते हैं तो ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, तो ये है कहां, यूपी में हुआ था। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, ये किसने किया था, ये अकबर ने किया था। तो इसका इससे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस समय तो टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये अकबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। अब देखिएगा बीबी का मकबरा की अगर बात करते हैं तो ये बीबी का मकबरा, तो ये बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है। तो ये कहाँ पे, औरंगाबाद, तो ये औरंगाबाद बिहार वाला औरंगाबाद बिल्कुल नहीं, ये महाराष्ट्र में एक तो औरंगाबाद है, ये महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद है, वहीं पे बीबी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो ये बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये औरंगाबाद में। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, तो बिल्कुल वन लाइनर का है, तो ज्यादा तो बिल्कुल जानना नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस पर टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। अब देखिएगा भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा की अगर बात करते हैं तो जिसमें बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करते हैं तो ये बुलंद जो दरवाजा था, ये बुलंद दरवाजा बनाया कब गया था, तो देखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो मुगल वंश का क्या हो जाता है, स्थापना यहाँ हो जाता है। फिर 1556 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर को क्या होता है, गद्दी मिलता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में जब अकबर गद्दी पर बैठा हुआ था
तो 1573 ईस्वी में क्या होता है कि ये बुलंद दरवाजा क्या करता है, बुलंद दरवाजा बनवाता है। किसके उपलक्ष्य में? इतिहासकार में कहा गया है कि ये गुजरात को विजय किया था, उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया जाता है। तो ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये बुलंद दरवाजा बनाया है कौन? तो यही अकबर ने बनाया है। ये भी है, ये भारत का सबसे बड़ा द्वार है। ये बुलंद दरवाजा जो है ये भारत का सबसे बड़ा अभी तक का ये द्वार है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो हमें पूछा गया तो समझ में आ गया कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो यही बुलंद दरवाजा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, सो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले, अब ये जो व्यक्ति हैं ये शेर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी की अगर बात करते हैं, शेर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी का अगर बात करते हैं तो ये उतना ज्यादा कोई एक छोटे से स्तर से उठ करके ये बड़ा क्या करता है कि एक बड़ा साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, इसके पिता जो थे ये क्या थे? ये जमींदार थे, छोटे मोटे जमींदार थे। ठीक है, अब छोटे मोटे जमींदार थे तो छोटे मोटे जमींदार से क्या होना जाना है? कुछ नहीं होना जाना है। अब ये व्यक्ति जो था ये पढ़ा लिखा तो था, जो यही होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे मौके जो मिलते हैं वो उसको छोड़ता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें अब अनपढ़ व्यक्ति है तो उसके मौका मिलेगा तो वो गवा देगा, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति का जब मौका मिलता है तो उस मौके को छोड़ता बिल्कुल नहीं है। तो ये जौनपुर से क्या किया था? ये पढ़ा लिखा पढ़ करके आया था। अब इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी 2 विवाह किए थे। इनके जब पिताजी 2 विवाह किए थे तो ये पहली माँ से थे, और पहली माँ से थे तो इनको काफी ज्यादा धुतकारा जाता था, इन्हें लगाया फिराया नहीं जाता था। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाया जाता था। अब ये व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति क्या करते हैं कि नौकरी की तलाश में क्या करते हैं, बहार खा लुहानी के पास में जाते हैं। कहा? बहार खा नुहानी, बहार खा नुहानी के पास में जाते हैं। ठीक है, अब ये बहार खा नुहानी के पास में जाते हैं कि हमें आप नौकरी दे दीजिए, आप हमको अपने यहाँ रख लीजिए। तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, नौकरी में, और नौकरी में रख लेते हैं। तो जैसे ही बहार का नुहानी शिकार पर जाता है तो शिकार पर जाने के क्रम में क्या होता है कि ये इस पर हमला कर देता है। कौन कौन हमला कर देता है? तो एक शेर हमला कर देता है। तो यही कौन? शेर शाह जो है अपने से तलवार निकालते हैं और एक ही झटके में उस शेर को क्या कर देते हैं? 2 धड़ से अलग कर देते हैं। तो यही बहार खा नुहानी इसे शेर खा के क्या कर देता है? उपाधि देता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये शेर खा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही शेर खा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही शेर शाह सूरी को जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि इसे बचपन का नाम क्या था, तो इसे बचपन की अगर नाम बात करते हैं तो बचपन का नाम क्या था? इसे बचपन का नाम था फरीद था। तो ये भी पूछे जाते हैं कि फरीद के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर शाह सूरी को जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसका कुछ समय के बाद में बहार खान नुहानी का मृत्यु हो जाता है। तो जैसे में मृत्यु हो जाता है तो इसकी बेबी कौन थी? दुद्दू बेगम। कौन थी? दुद्दू बेगम नाम था। अब दुद्दू बेगम के पास में तो अब विधवा हो गई है। तो अब ये शेर शाह सूरी सोचता है कि विधवा हो गया है, तब पूछता है कि ब्याह करवा। ठीक है, अब ये ब्याह करवा था। अब ये कि शेर शाह सूरी से और ये दुद्दू बेगम से क्या होता है? विवाह होता है। और विवाह होने के बाद में ये बहार खान नुहानी तो मर ही गया है, तो इसकी जो जगीरें थी अब इसका मालिक कौन हो जाता है? शेर शाह सूरी हो जाता है। फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि फिर चौसा का युद्ध होता है, फिर कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें किसको हरा देता है? हुमायूं को हराता है। फिर उसके बाद में इसका अंतिम अभियान जो था, तो अंतिम अभियान की अगर बात करते हैं तो ये अंतिम अभियान ये कलिंजर अभियान था। अभियान ये कौन सा अभियान था? कलिंजर अभियान था। ये कलिंजर अभियान में क्या होता है कि उक्का नामक अग्नेय शास्त्र चला रहा होता है, और अग्नेय शास्त्र चला रहा था तो उस दीवार से टकरा करके वो शास्त्र क्या होता है? गोला जो था वो क्या होता है? इसके पास लौट आता है, इसी के टैंक अथी में जो टैंक बना हुआ रहता है ना छोड़ने वाला, और वहीं पे फट जाता है, जिसमें ये क्या होता है? घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद में भी जब तक नहीं मरता है तब तक कि ये जब तक सुना कि हम कलिंजर जीत चुके हैं और जीत चुके हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है? मर जाता है। ठीक है, तो अब यहां तक हमने ये इसके बारे में कहानियां बता गया। एक बात और पूछा जाता है कि ये मारवाड़ जब विजय कर रहा था, कौन सा विजय कर रहा था? ये जो राजस्थान में, ठीक है, एक रजवाड़ा कौन था? मारवाड़। ये मारवाड़ विजय के बाद क्या बोला था कि हम मात्र मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य को क्या कर देता? खो देता। क्योंकि मारवाड़ जब विजय कर रहा था तो इसको काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काफी ज्यादा टक्कर मिला था। ठीक है, तो इसीलिए बोला था कि हम मात्र बाजरे भर मुट्ठी के लिए हम क्या करते? पूरा साम्राज्य का खो देते। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किसके
विजय के उपलक्ष्य में ये कहा था, यानी मारवाड़ का जब विजय कर रहा था तब ये शेरशाह सूरी बोला था। अब ये शेरशाह सूरी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था ही, तो ये अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए क्या करता है कि इसमें 180, ठीक है, यानी चांदी का 180 ग्रेन का सिक्का जारी करता है, और तांबे का कितना, तांबे का 380 ग्रेन का सिक्का जारी करता है। कितने का, देखिएगा, ये चांदी का सिक्का और तांबे का क्या था, टंका, ठीक है, तांबे का टंका। आप देखिएगा यहां तक तो कोई दिक्कत। इसमें क्या करता है कि अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए जो जैसे पहले से जो चले आ रहे थे घिसे पिटे जो सिक्के चले आ रहे थे, उस सिक्कों को खत्म कर देता है, और सिक्कों को खत्म करने के बाद में चांदी का रुपया और तांबे का टंका जारी करता है। तो कभी कभी पूछा जाता है ये चांदी का रुपया जो था ये कितने ग्रेन का था, तो 180 ग्रेन का था, ठीक है। ग्रेन एक यूनिट है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं जैसे में अभी हमने लिखा 10 केजी, ठीक है, तो केजी क्या है, एक यूनिट है, तो उसी तरह से ये ग्रेन क्या था, उस समय का एक यूनिट था, ठीक है। अगर बात करते हैं तांबे का टंका जारी किया था, तो तांबे का टंका जारी किया था, ये कितने ग्रेन का था, तो 380 ग्रेन का था, ठीक है। अब ये ग्रेन क्या है, एक यूनिट है, समझ में आ गया। तो अभी तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिलेगा आपको, तो निम्न से किसने टाका तथा रुपया से अभिहित चांदी मुद्रा का प्रवर्तन किया था, तो किसने, तो शेरशाह सूरी ने। और यही वाला शेरशाह सूरी का जो ये सब जो स्ट्रक्चर तैयार करके जाएगा, यही कौन स्टार्ट कर देगा, अकबर स्टार्ट कर देगा। और यही जो रुपया जो स्टार्ट किया है चांदी का रुपया, यही भारत सरकार आज भी अपनाए हुए है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेहनत हमको दिखा होगा, लग रहा होगा, आपको समझ में कुछ आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।